हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में सबसे पहले कौन से उसके टिश्यू और ऑर्गन्स एसोसिएटेड है वो देखा था। उसमें हमने ब्लड वेसल्स एंड हार्ट एंड लिम्फ, और हार्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो हम आज करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। मेन ट्रांसपोर्टर हमारी बॉडी का ब्लड है। तो ब्लड के कंपोनेंट्स हमने देखे, कंपोनेंट्स के बाद हमने ब्लड वेसल्स देखा, लिम्फ देखा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सब कुछ हो गया। होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी हम आज हार्ट के बारे में करते हैं कि ह्यूमन हार्ट एक फैसिनेटेड ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। पहले हम ये हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि इट्स अ फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है मेमल्स में, यानी कि ह्यूमंस में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फर्स्ट 2 चैम्बर्स एंड सेकेंड 2 चैम्बर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है वो ब्लड रिसीव करते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर है वो ब्लड को पंप करेंगे। और यहाँ पे सारे पार्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला अगर हम देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला राइट पार्ट हो जाता है और ये लेफ्ट, लेकिन हमने यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम लिखा है और यहाँ पे राइट एट्रियम लिखा है, क्योंकि ये हार्ट के बारे में, अगर हम हमारी बॉडी के हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे खड़े रहेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट। सो इट्स अ राइट एट्रियम और इट्स अ लेफ्ट एट्रियम। और हार्ट की साइज अपने लेफ्ट फिस्ट की जितनी होती है, वो आपको पता है ना कि हार्ट की साइज लेफ्ट फिस्ट जितनी होती है, मतलब जितना हमारा फिस्ट है उतना ही हमारा हार्ट होगा, साइज ऑफ हार्ट। यहाँ पे ये राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो भी एट्रियम, ऑरिकल बोलो या एट्रियम बोलो, बोथ आर सेम। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जो अपर चैम्बर्स है वो ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स है राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट आर पंपिंग द ब्लड, वो ब्लड को पंप करते हैं। यहाँ पे ये वाला है बाइकस्पिड वाल्व और ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। गॉट इट? ये वाला जो बीच से हार्ट को चैम्बर्स को डिवाइड करता है, ये दैट इज सेप्टम। वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट, ताकि अंदर ब्लड मिक्स ना हो जाए। क्योंकि जो राइट पार्ट है वो पूरा हमारे जो रिसीव करे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम करेगा, और जो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए काम कर रहा है। तो ये सेप्टम दोनों चैम्बर्स को, दोनों पार्ट को, राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है। देन कार्डियक मसल जो पंपिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और ब्लड पंप हो रहा है। फिर यहाँ पे हम आगे समझेंगे ये वेना कावा है, ओटा है, वो एक्सप्लेन में जैसे जैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होगा उसके साथ साथ ही आपको बताते जाऊंगी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नॉर्मली हमने पढ़ा है, जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेसल्स कैसे काम करती है। तो ये सपोज हमारा हार्ट है, जो हार्ट की तरफ जा रही है वो वेन है, जो हार्ट से जो निकल रही है दैट इज आर्टरी। ये चीज़ आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसी की वजह से यहाँ पे नॉर्मली हमें पता है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन वो चीज़ ये हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ एक डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जो हार्ट की तरफ जा रहा है वो वेन है, और जो हार्ट से जा रही है दैट इज आर्टरी। अगेन ये हार्ट कैसे काम करेगा एक रफ डायग्राम में हम समझ लेते हैं, फिर ये स्ट्रक्चर करेंगे। ये जो हार्ट है हमारा, तो ये यहाँ पे ब्लड लेके जाएगा CO2 वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके जाएगा? बॉडी पार्ट से, मतलब के सेल्स से, बॉडी के सारे सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाएगा। वो कौन लेके जाएगा? हार्ट पर जा रहा है, मतलब वेन। तो यहाँ पे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं। यहाँ से हार्ट ये ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए देगा लंग्स को, तो ये जाएगा टू द लंग्स। ये भी कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड फॉर प्यूरिफाइंग, लंग्स पर जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए। यहाँ पे प्रोसेस होगा, CO2 एक्सेल आउट करेगा लंग्स, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, राइट।
तो CO2 एक्सेल आउट करेगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस यहाँ से आएगा हार्ट तक, यहाँ से वापस आएगा हार्ट तक। गॉट इट? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये यहाँ पे हार्ट तक आ जाएगा। अगेन हार्ट यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड डिफरेंट पार्ट को पहुंचाएगा सेल्स तक। ये हो गया हमारा O2 वाला ब्लड और ये भी O2 वाला, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। नॉर्मली हम डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड को प्योर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी हार्ट की बात हो रही है तो हमें ज़्यादातर वर्ड डीऑक्सीजनेटेड ही यूज़ करना है, क्योंकि इम्प्योर का मीनिंग अलग हो जाता है। इम्प्योर में ज़्यादा यूरिया वाला ब्लड हो जाता है जो किडनी के लिए किडनी उसका काम करेगी, वो हम एक्सप्रेशन में समझेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ही आपको याद रखना है ज़्यादातर कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि CO2 वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला नहीं, और ऑक्सीजनेटेड मतलब जो ऑक्सीजन लेके आएगा वो वाला ब्लड। तो समझ आया? पहले सारे सेल्स से ब्लड जाएगा हार्ट तक, जो वेन लेके जाएगी। हार्ट से वो ब्लड जाएगा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद वहाँ से O2 वाला ब्लड वापस आएगा हार्ट में, और हार्ट से वो डिफरेंट सेल्स तक पहुँचेगा। ये पूरा मैकेनिज्म है हार्ट का, कैसे हार्ट काम करता है। तो एक चीज़ है कि पहला साइकिल हो जाएगा कि लंग्स से पूरा जाएगा हार्ट तक ब्लड, और दूसरे में हार्ट से जाएगा सेल्स तक। मतलब कि हार्ट में एक ही साइकिल में, पूरे एक साइकिल में हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड आता है। सो इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेट 2 बार होता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड। सो इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एक कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अभी ये वाला ही पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है। पहले हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जा रहा है, वो ले जा रहा है वेन। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारी वेन से, ये वाला इंटीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है। वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। बॉडी में लार्जेस्ट वेन पूछे तो वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी पूछे तो अओर्टा। लार्जेस्ट वेन वेना कावा एंड लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा। तो यहाँ से ये वाला सुपीरियर और इंटीरियर, सुपीरियर और इंटीरियर वेना, सुपीरियर वेना कावा मतलब बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से हेड टू हार्ट ब्लड ले जा रही है, हेड टू हार्ट। और इंटीरियर मतलब टो टू हार्ट, हमारे बॉटम से हार्ट तक लाने वाला ब्लड, दैट इज इंटीरियर वेना कावा। दोनों में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आ रहा है राइट एट्रियम में, सबसे पहले आ रहा है राइट एट्रियम में, नीचे से भी और ऊपर से भी। सुपीरियर वेना कावा से, इंटीरियर वेना कावा से, दोनों से ब्लड सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में। क्लियर? और यहाँ पे राइट एट्रियम में जब भी ब्लड आ रहा है तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, उस टाइम पे ये रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है ऐसे। तो रिलैक्स होने की वजह से ब्लड इसमें आ रहा है। जब भी इसमें ब्लड आएगा तो ये वाला एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तभी ये वाला रिलैक्स है। जैसे ब्लड इसमें आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन का रिदमिंग चलता रहेगा, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। और उसका क्या साउंड आएगा वो भी हम देखते हैं। जब भी ब्लड इसमें आ रहा है राइट एट्रियम में, तभी ये वाल्व नॉर्मली बंद होता है, ये वाल्व नॉर्मली बंद होता है। तो ये जब भी बंद होता है ऐसे होता है, और जैसे इसमें ब्लड आ जाएगा प्रेशर से वाल्व नीचे की तरफ खुल जाएगा, मतलब ये वाल्व ऐसे ओपन हो जाएगा और ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। जैसे ये ब्लड यहाँ पे फुल ऑन हो जाएगा, ये वाल्व अपने आप ऐसे बंद हो जाएंगे। और ये वाल्व यूनिडायरेक्शनल खुल रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ खुल रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं। नीचे की तरफ से जैसे हमारे घर के दरवाजे खुलते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुल रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में नहीं खुल रहे। वैसे ये वाल्व जैसे ये ब्लड भर जाएगा उसके प्रेशर से वाल्व नीचे की तरफ खुल जाएगा और पूरा ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये वाल्व वापस अपने आप बंद हो जाते हैं। यहाँ पे जब भी राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रिदमिक मसल्स के थ्रू होने लगती है। तो यहाँ पे ब्लड पंप होने लगता है। पंपिंग का काम वेंट्रिकल्स करते हैं।
तो ये पंप होने लगता है। यहाँ पे भी ब्लड कौन सा है, CO2 वाला ब्लड ही है, और ये ब्लड यहाँ से जाएगा लंग्स में, टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये बात समझ में आई कि हम आर्टरी को सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली आर्टरीज नहीं बोल सकते। यहाँ पे हार्ट से आर्टरी जा रही है, हार्ट से आर्टरी जा रही है, लेकिन ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड ले जा रही है, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन वाया पल्मोनरी आर्टरी। गॉट इट, वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो ये चीज आर्टरी के लिए एक एक्सेप्शनल है कि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। और यहाँ पे लंग्स में जाने के बाद ये प्यूरिफिकेशन होके O2 वाला ब्लड आएगा, जो वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में वाया पल्मोनरी वेन, वाया पल्मोनरी वेन। तो अगेन ये डिफरेंशिएशन आ गया, वेन ऑलवेज टेकिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शनल है कि पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म होगा, ये वाला जैसे भी फुल ऑन होगा पहले रिलैक्स रहेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही फुल ऑन होगा प्रेशर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, वाल्व ऐसे खुल जाएंगे, फिर भरने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व ऐसे बंद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से पंप करेगा ये, और ये ब्लड पंप होते ये यहाँ से जाएगा aorta के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, aorta के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आया कैसे ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि ये पंपिंग कर रहा है। तो ये पूरा हार्ट का मैकेनिज्म है। सबसे पहले शॉर्टली समझ लो, वेना कावा से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में पंपिंग होगी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी गोज टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, देन फ्रॉम लंग्स इट्स कम टू द लेफ्ट एट्रियम वाया पल्मोनरी वेन, then it goes into the left ventricle, and left ventricle में pumping होने के बाद it goes to the different part of the body through aorta, that is the largest artery of our body। तो ये पूरा हार्ट का मैकेनिज्म है, और ये जैसे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा तो एक सिंक्रोनाइज होगा। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम पे ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे सिंक्रोनाइज होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि ये दोनों सपोज कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वाला हो गया हमारा राइट ऑरिकल और ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी टाइम पे ये और ये मतलब कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम वो रिलैक्स होंगे, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ये रिलैक्स होंगे। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, गॉट इट। जैसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए ये दोनों रिलैक्स होंगे, और ये दोनों रिलैक्स होंगे तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों रिलैक्स होंगे। वैसे ही होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, और उसकी साउंड आती है लब डब साउंड है, धक धक साउंड नहीं है, हमने उसे धक धक बना दिया है, बट इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब। क्या साउंड है हार्ट का, लब डब। साइंटिफिक साउंड ढूंढा गया है, दैट इज लब डब, नॉट धक धक। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट एक चीज के जो भी हम प्रेशर की बात होती है, ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा कि इसका हाई ब्लड प्रेशर है, इसका लो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर क्या चीज है, जब भी ये पंपिंग कर रहा है तो एक प्रेशर से आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड जा रहा है। आर्टरीज में हमेशा, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि आर्टरीज में हमेशा प्रेशर से ब्लड जाता है। तो ये जो प्रेशर से ब्लड जाएगा उस प्रेशर को, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला, और जब भी ये रिलैक्स होगा लेफ्ट वेंट्रिकल
रिलैक्स होगा तो उस टाइम पे होगा 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। और जो 120 mm ऑफ मर्क्यूरी है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक कंडीशन, और इसे हम कहेंगे डायसिस्टोल कंडीशन, डायस्टोलिक कंडीशन, सॉरी डायस्टोलिक कंडीशन। तो ये हो गया सिस्टोलिक एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग का 120 mm और 80 mm होता है। अगर ये इसमें प्रेशर बढ़ गया है तो वो हाई बीपी हो जाता है, और इससे प्रेशर कम होता है तो वो लो बीपी है, लेकिन वो थोड़ा क्रॉनिक कंडीशन हो जाता है। तो जब भी प्रेशर डिस्टर्ब होता है हम डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं। तो ये हो गया सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कंडीशन। और जो प्रेशर को मेजर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमें लगा के वो और पूरा वो बॉल से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्फिग्मो नैनोमीटर। स्फिग्मो नैनोमीटर समझ में आ गया पूरा हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये पूरा हार्ट का मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमने हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्या सिस्टोल डायस्टोलिक कंडीशन है, क्या उसका लबडक साउंड है, और कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है, प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो पूरा सब कुछ कवर कर लिया। आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी से ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना, पूरा समझ आ जाएगा आपको।